हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। 1 जुलाई 2025 है और आज जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लिए गए हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से लिए गए हैं, साथ ही पीआईबी के भी। तो आज जो जो एमसीक्यू लिए गए हैं उसकी चर्चा हम आज शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, रिसेंटली ऑफिसर्स फ्रॉम क्वाड कंट्रीज वर अपॉइंटेड टू द यूएससीजी स्टेटोनशिप, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव। अब ये क्वाड के बारे में है कि क्वाड ने हाल अमेरिका के जो कोस्ट गार्ड है उसने क्या किया है, आधिकारिक नियुक्ति की गई है। क्वाड है क्या, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे पहले आपको जानना जरूर कि ये चाइना की लोकेशन है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इंडो चाइना नहीं, ये चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, ठीक है। अब साउथ चाइना सी की जो बॉर्डर है बहुत सारे आसियान कंट्री, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इन सारे देशों के साथ, जापान के साथ भी लगती है। और यहाँ पर चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है। इस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे क्वाड बोला जाता है। और ये सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड मूवमेंट की बात यहाँ पे करते हैं। अब जो क्वाड है 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड। इसके अलावा 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें यूएस है, ऑब्वियस है, फर्स्ट रैंक है जीडीपी में। इसके अलावा जापान भी है जो टॉप 4 में है। इसके अलावा टॉप 5 में है, क्योंकि अभी टॉप 4 में भारत पहुंच चुका है। फिर भारत भी है टॉप 4 में। तो भारत, जापान और यूएसए, तीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है। 18% ग्लोबल ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका पर्पज क्या है, जो अभी अपॉइंटमेंट की गई है उसका पर्पज क्या है, इनहेंसिंग द नेवल कोऑपरेशन अमंग क्वाड नेशन, क्वाड देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे चर्चा पे थी। यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड है ना, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, ये भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया मैरीटाइम इनिशिएटिव सागर एंड आईपीओआई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सागर वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया 2015, ये बात सही है या गलत है। दूसरा, आईपीओआई इंक्लूड मरीन रिसोर्स शेयरिंग एज वन ऑफ इट्स की। तो सागर, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2015 में की थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इसका पर्पज है। और जिसका पर्पज क्या है कि जो हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देश हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस रीजन में जो भी देश हैं इनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो पाए। और इसके बाद भारत सरकार ने सागर को कन्वर्ट कर दिया महासागर में, महासागर, है ना। और इसमें भारत प्रॉपर कोऑपरेट करता है और असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है इंडियन ओशियन में जो कंट्रीज है उनको। तो यहाँ पे इसका जो दोनों ही फैक्ट यहाँ पे सही। आईपीओआई के प्रमुख स्तंभ यहाँ पे क्या है, इसका समुद्री संसाधन साझा करना, जो ओशियन के रिसोर्सेस है उसको साझा करना, डीप ओशियन रिसर्च करना, साथ ही जो स्टेक होल्डर है उनको इन्वॉल्व करना। और तो एक तरह से काफी अच्छा एक इनिशिएटिव भारत सरकार का। तो सी इसका सही आंसर है। अगर हम देखें यहाँ पर इसके बारे में, तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। रीजनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इंडिया। कोर इसका यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, मैरीटाइम नॉर्म्स है, रीजनल सेंसिटिविटी, ये सारे इसके यहाँ पे इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। मेजर इनिशिएटिव इंडिया अलाइन विद सागर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन है कोस्टल सिस्टम में, प्रॉपर सर्विलांस करना चाहे आप देखेंगे कि सुनामी के संदर्भ में हो, चाहे आप देखेंगे कि जो समुद्र में लूट होती है, चाहे इस संबंध में हो, चाहे मरीन एक्सरसाइज करने के संबंध में हो, कलेक्टिव मैकेनिज्म के संबंध में, डीप ओशन रिसर्च प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में हो, जिसका पर्पज यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लोर हाउ मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस बाय इंडियन ओशन रीजन। तो प्रोजेक्ट मौसम भी इसका पार्ट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूजन फ्यूजन सेंटर को भी स्टेब्लिश यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें इकोनॉमिकली वाइटली 95% ऑफ इंडिया ट्रेड होता है, वॉल्यूम 68% ऑफ ट्रेड कहाँ पे, आईओआर, इंडियन ओशियन रीजन में इतने परसेंट भारत का व्यापार होता है। तो इस वजह से क्या है, जो इनिशिएटिव है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है किसके बारे में, आर्टिकल 73 एंड 51 सी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर मोस्टली डायरेक्टेड लिंकेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं सही आंसर, क्यों, राइट ओवर ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एडरेंस टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप बात करो तो एक ऐसा पर्पज, एक ऐसा एरिया होता है जिसको निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है, एक्सपोर्ट को, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, एफडीआई को आकर्षित किया जाता है ना। ये इसका यहाँ पे पर्पज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको कब बनाया गया था, भारत में 2005 में लागू किया गया था। और चाइना का जो इकोनॉमिक बूम हुआ है उसमें इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके संबंध में भारत ने 2000 में एक्ट लाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संबंध में सन 2000 में एक्ट लाया। और भारत का जो फर्स्ट जो कहाँ खुला, ये कांडला में खुला, गुजरात में, ठीक है ना।
कानला गुजराती में खुला कब खुला? 1965 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, दुनिया में पहला, अगर हम बात करें फर्स्ट जो स्टेज है वो कहाँ है? फर्स्ट स्टेज अगर आप देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में स्टेब्लिश किया गया है। और चीन में ही अगर आप देखो सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो कर से छूट मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी से काफी छूट होती है, ये यहाँ पे पर्पज होता है। इसके अलावा रोजगार सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। एक तरह से अगर आप देखो तो इसे फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, विदेशी भूमि माना जाता है। हालांकि चैलेंजेस भी होते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट करना फार्मर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे चाहिए होता है। अगर हम बात करेंगे सन 2022 में अगर आप देखोगे तो 2022 में क्या हुआ था, देश बिल करके आया था, DESH, देश बिल। देश बिल का मतलब क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब, सेज के एक्ट को रिप्लेस करने के लिए इसे लाया गया था। लेकिन बाद में इसे वो पारित नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपने हमने यहाँ पर देखा, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। अब ग्लोबल साउथ अगर हम बात करें तो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं पहले। इसके उपनिवेशवाद के, कॉलोनिज्म के कहीं ना कहीं शिकार रहे हैं। अब चाहे वो एशियाई कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिका हो, है ना। लैटिन अमेरिका की अगर आप देखें तो अगर ये पूरा वर्ल्ड है, आपको पता है कि अगर यूएस है ना, तो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसके अलावा ये अफ्रीका हो जाता है, ठीक है। ये अगर आपने देखा होगा ये यूरोप है, ये यहाँ पे रसिया हो गया, ये यहाँ पे इंडिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, और एशिया के बहुत सारे रीजन हो गए। ये सारा रीजन लगभग ग्लोबल साउथ माना जाता है, ठीक है। जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है WTO हर एक जगह पे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में कि इन द रिसेंट डिक्लेरेशन विच डिमांड ऑफ इंडिया वाज प्रोमिनेंटली फीचर्स। तो ब्रिक्स में क्या यहाँ पे विशेष महत्व दिए जाने की बात हुई है, तो यहाँ पे महत्व दिए जाने की बात है, स्ट्रॉन्ग कंडेम किया जाएगा टेररिज्म को, और पहलगाम को भी जो डिक्लेरेशन होगा ब्रिक्स को उसमें लाने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, अगर आपने देखा होगा तो ब्रिक जिसका पहले नाम हुआ करता था, अगर हम बात करें ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक के रूप में हुई थी, कब हुई थी? BRI ब्रिक के रूप में कब हुई थी? 2009 के आसपास हुई। ब्राजील, इंडिया, भारत, ब्राजील, रूस, भारत, चीन इसमें हुआ करते थे। उसके बाद आप देखोगे 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। उसके बाद एक इसमें बदल जाता है, ब्रिक्स में बदल जाता है, BRICS ब्रिक्स में बदल जाता है, ठीक है। इसका पर्पज क्या था कि जो ग्लोबल साउथ है इनको काउंटर करना, और जो US वगैरह के जो लैंड में ये ग्रुप चलते, इकोनॉमिक ग्रुप है, इन सभी को काउंटर करना, और एशिया में कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकालना। अब ब्रिक्स अगर हम बात करें इसके ग्लोबल GDP में, अगर आप बात करोगे GDP में, ग्लोबल GDP में 35 to 41% के आसपास इसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ग्लोबल GDP में किसका? ब्रिक का। इसके अलावा लगभग अगर जो पॉपुलेशन है वो 45% से 55% के आसपास जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे होता है ब्रिक्स में। ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब इसका विस्तार जो हुआ है, विस्तार होने के बाद अगर आप बात करो कितने देश यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 देश यहाँ पे शामिल हुए, 3 देश, ठीक है। 3 देश में कौन कौन से? एक तो है UAE, 1 जनवरी 2024 को अगर आप देखोगे कौन शामिल हुआ? UAE, ठीक है, नए पूर्ण सदस्य। इसके अलावा मिस्र, इथियोपिया, इथियोपिया, ईरान, ठीक है। तो इन फुल टाइम मेंबर का प्रावधान यहाँ पे है। ये 4 देशों ने 15वीं जो ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, उसमें अगर आप देखोगे अगस्त 2013 में, तो न्योता पकड़ 2024 में पूर्ण सदस्यता यहाँ पे इन्होंने ग्रहण की है। तो 2024 में इन्होंने क्या की? ग्रहण सदस्यता यहाँ पे ली है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को संविधान में कहाँ मान्यता दी गई? सेकुलरिज्म के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। सेकुलरिज्म के बारे में आपने भारत में पहली बार सुना होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। अब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसमें 3 चीजें शामिल की जाती हैं 1976 में, ठीक है। अब प्रस्तावना में भी सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वर्ड को इंसर्ट किया जाता है इसमें, संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता के गुण है, जो बात करता है कि सभी धर्म भारत में समान है, राज्य किसी भी विशेष धर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो उसके बारे में पहले से ही प्रोविजन था, और उसकी परछाई दिखाई देती है किसमें? आर्टिकल 25 to 8 में, जहाँ फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है किस पार्ट में है? फंडामेंटल पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में फंडामेंटल आर्टिकल कितना है? 12 से 35 है। और उसमें जो 25 से 28 से बात करता है रिलीजियस इंडिपेंडेंस, सॉरी रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जहाँ धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, यहाँ पे फादर स्टेलिस बना मध्य प्रदेश राज्यवान केस भी देखने को मिलते हैं। हालांकि उसमें धर्मांतरण वगैरह पे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के इनपुट यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जब आप देखोगे 40 जो 51
ए है उस वो किस में कहलाता है? फंडामेंटल ड्यूटी में है। फंडामेंटल ड्यूटी से कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कौन-सी कमेटी बनी थी? उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। उसने कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, और फंडामेंटल ड्यूटी को लिया कहाँ गया? यूएसएसआर से यहाँ पे लिया गया था 1976 में। ठीक है, फिर प्रस्तावना में भी शामिल कर दिया गया। तो अब तो इसमें सभी में ये इसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता का। अगला प्रश्न यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय शामिल किया गया, तो सही बात है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किसमें माना है? तो इसका सही आंसर क्या? केशवानंद भारती बाद में इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना, 1973। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो अगर आप बात करें, क्योंकि एक सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, जो काफी चर्चा में था। इसका नाम है एंगुलस डिसाप्रियोई। तो ये क्या है? एक रेप्टाइल है ना? एक न्यूली डिस्कवर्ड रेप्टाइल है जो चर्चा में थी। तो इस वजह से ये इसको थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड प्रमोट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस तरह कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं कि कहाँ-कहाँ पे इसका उल्लेख है, कहाँ फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, क्या क्या फंडामेंटल राइट में है, कहाँ है। तो 48 ए भी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ये डीपीएसपी है ना? पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा 51 एजी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी जो पर्यावरण का बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। ठीक है। हुल दिवस कमेमोरेटेड टू मार्क, तो कब मनाया जाता है? हुल जो दिवस है उसके संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि ये कब मनाया जाता है। ठीक है। अगर आप बात करो तो किससे संबंधित है हुल दिवस? तो यहाँ पे संथाल विद्रोह की याद में हुल दिवस को मनाया जाता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह नहीं होगा, भील रिवोल्ट नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल रिवोल्ट हो जाएगा। अगर संथाल रिवोल्ट के बारे में बात करें तो 1855 से 56 में संथाल परगना में लगभग जो झारखंड बिहार का रीजन है, झारखंड बिहार के रीजन में इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। और इसके नेता कौन थे? सीधो सीधो कान्हो इसके नेता थे। ठीक है। अब ये आदिवासी जनजाति जो विद्रोह एक तरह का था, जमींदारों साहूकारों द्वारा इसका शोषण होता, तो उसके खिलाफ यहाँ पे इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। के बाद में अगर आप देखोगे इनको फांसी दी गई, है ना? और जमींदारों महाजन से बाद में अंग्रेजों तक ये फैल गया। अब ये संगठित आदिवासी विद्रोह हुआ करता था, जो सामाजिक, आर्थिक या सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सभी इसके पर्पज़ यहाँ पे दिखाई दी, जिस वजह से ये विद्रोह यहाँ पे देखने को मिला था। तो सिद्धू कान्हू का यहाँ पे ज़िक्र है, तो इसलिए आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, हुल दिवस किस लिए मनाया जाता है, किस विद्रोह से संबंधित है, यह आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न बात कर रहा है, इन विच ईयर डिड इंडिया इम्प्लीमेंट व्हाट डिड इंडिया इम्प्लीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थडे डेथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 से जन्म मृत्यु का पंजीकरण भारत में आवश्यक हो गया है। व्हाट डज थाली इंडेक्स इंडिकेट। तो थाली जो इंडेक्स है वो किसको इंडिकेट करता है? आज के आर्टिकल में यहाँ पे थाली इंडेक्स के बारे में बात का, तो थाली इंडेक्स यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है? ये जो बात कर रहा है पॉवर्टी बेस्ड ऑन फूड कंजप्शन कॉस्ट, भोजन की लागत आधारित जो गरीबी का मापन होता है वो थाली इंडेक्स बताता है। भोजन की जो थालियों की संख्या नहीं है, थाली इंडेक्स है ना, भोजन की लागत आधारित। अब सपोज करिए कि भारत में जो 100 रुपये थाली है, अगर मान के चलिए एवरेज कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो, तो कितने लोग यहाँ पे लेके खरीद पा रहे हैं या कैपेबल हैं उसको, उस वजह से ये थाली एक इंडेक्स यहाँ पे डेवलप किया गया है। हालांकि कुछ इसका गवर्नमेंट वो नहीं है, खाली ये टर्म है, चर्चा में थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ढोल, ढोले जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये ढोले जो वेस्टर्न घाट्स में तो पाया जाता ही है ना? इसके अलावा बहुत सारे रीजन में पाए जाते हैं, तो इसलिए जो ये बोल रहे हैं ना कि ओनली वेस्टर्न घाट में, तो ये बात यहाँ पे गलत है, ओनली नहीं पाया जाता। इसके अलावा यह जो झुंड में केवल एक नर के अधीन होता है, ऐसा नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं, ढोले के जो ग्रुप होता है। इट इज अ सॉलिडेटरी प्रीडेटर। तो ये सॉलिडेटरी प्रीडेटर, ये भी यहाँ पे अकेला अकेला शिकार नहीं, बल्कि साथ में ये जो भोजन की व्यवस्था करते हैं। सी इसका सही है, लिस्टेड वल्नरेबल इन आयुसियन। तो आयुसियन की लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में इसको रखा गया है। अब आगे एक प्रश्न है, जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टोबैको टैक्सेशन अंडर द जीएसटी। जीएसटी के संबंध में जो टोबैको प्रोपोज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो जीएसटी ऑन टोबैको इज प्राइमरली स्पेसिफिक यूनिट बेस्ड टैक्सेशन, संख्या आधारित कराधान है जीएसटी। तो क्या ये बात सही है? ये बात यहाँ पे गलत है। देखिए, संख्या इकाई आधारित नहीं, बल्कि वॉल्यूम वजन के बेस मूल्य, सॉरी मूल्य आधारित है। देखिए, एड वोलेरम एक टैक्स होता है ना? इसके बारे में आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो जो मात्रा है उसके आधार पर या तो मूल्य के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें जो है एड वोलेरम प्राइस है ना? ये स्पेशल यूनिट के आधार पर नहीं, बल्कि जो टोटल वैल्यू उसके बेसिस पर इसमें लगाया जाता है। इसमें पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला चौथा बाहर, और दूसरा तीसरा यहाँ पे देखना, इंडिया मीट्स डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन 75% ऑफ टैक्स शेयर इन रिटेल प्राइस।
अब ये भी बात यहाँ पे गलत है, इतना नहीं बल्कि 65% के आसपास बिना धुएँ वाले तम्बाकू है, धुएँ वाले में 43% के आसपास है। तीसरा, टोबैको टैक्सेशन इंडिया यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट। तो सभी प्रकार तम्बाकू समान कर लगता है? नहीं, देखिए बीड़ी सिगरेट जो होते हैं इनमें अलग कर लगता है, न सामान्य तम्बाकू खाने वाली है जो सुरती है उस पे अलग टैक्स लगता है। इसलिए यहाँ पे जो सी इसका सही आंसर होगा। जीएसटी के बारे में भी थोड़ा-सा यहाँ पे बात है, तो फर्स्ट वन वन कॉन्स्टि ऑफ जी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया 2016 में, है ना? जहाँ पे जो बात करता है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, और जो बिल है जो पास हुआ था 29 मार्च 2017 को, 1 जुलाई 2017 को प्रभाव में आया था, ठीक है? और यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस की भी बात हुई थी कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाए, जो नुकसान होगा राज्यों को उनकी वहाँ पे भरपाई की जाएगी। अब कौन-कौन से टैक्सों को सब्ज्यूम कर लिया गया, चाहे सेंट्रल एक्साइज़ हो, स्टेट वैट हो, परचेज़ हो, ये सारे टैक्स को इसके अंतर्गत इसमें शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा सिस्टी रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी काफ़ी चर्चा में रहता है। मतलब क्या होता है ना, एक ही प्रोडक्ट में 50 जगह कर लग जाता था। इस वजह जो समस्या होती थी वो कैस्केडिंग समस्या यहाँ पे देखने को मिलती थी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल का गठन यहाँ पे किया गया जिसमें 33 मेंबर हैं और 2 मेंबर ऑफ सेंटर के, 31 मेंबर ऑफ फ्रॉम ऑल 28 यूनियन जो स्टेट्स होते हैं उसके यहाँ पे मेंबर है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद है। तो क्या-क्या थोड़ा-सा देख देख रहे हैं, थोड़ा-सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसको भी रोक के। अगला बात करता है जीबीयू 57 इज ए प्रिसाइज गाइडेड टैक्टिक्स न्यूक्लियर मिसाइल। इंडिया इज पार्ट ऑफ आईएमईसी कॉरिडोर कनेक्टिंग मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए आईएमईसी कॉरिडोर के बारे में तो मैंने आपको बताया था। आईएमईसी कॉरिडोर को मैंने आपको बताया, जैसे अगर ये इंडिया है, अगर आप देखो ये ईरान वगैरह होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ से कनेक्टिविटी बात करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है, वो भारत का ही प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। इंडिया हैज ऑफिशियली रिलीज ए नेशन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अकाइन चाइना न्यू इरा व्हाइट पेपर। तो उसकी तरफ भारत ने भी जारी किया, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। भारत ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है, ठीक है? तो केवल स्टेट का बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अब ये परमाणु मिसाइल नहीं है बल्कि जीपीयू जो 57 है ना, वो बंकर बस्टर बम है, जो बी-2 बॉम्बर है, जिसने जो आया हुआ था ईरान में बमबारी करने, तो उसमें यूज़ होने वाला एक तरह का ये बम है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों से साझा करें।